अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत के लिए अब बाकायदा हजीमत का बाइस बनता जा रहा है। 22 अप्रैल को भारत ने यह कांड रचा जिसमें 26 सयाहों की मौत हुई और इस वाक़े के 10 मिनट के अंदर अंदर इसकी जो है वो FIR भी कट गई और जिसमें पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया। और आज 10 दिन गुजर गए हैं, 10 दिन बाद भी भारत पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के कोई सबूत कहीं नहीं पेश कर सका और इसी वजह से अब बाकायदा जो है इसमें जग हंसाई हो रही है इस वक्त मोदी हुकूमत की। इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की वजह से एक जो सूरत हाल तेजी से बदल रही है। तो भारत एक्सपेक्ट कर रहा था कि दुनिया भर को का उसको ताउन मिलेगा, तवज्जो मिलेगी, तो पूरी दुनिया ने इसको सीरियस नहीं लिया। ये भारत का जो है अमेरिका से लेकर और जितने भी ममालिक हैं उन सबको समझ में आ रहा है कि भारत इस वक्त क्या चाह रहा था। तो ना तो उसे वो तवज्जो वो ताउन मिला, फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जितनी भरपूर रिस्पांस दिया उसका कि जो भी भारत ने अगर इस तरह का कोई एडवेंचर किया, मिस एडवेंचर किया, तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। और जो पाकिस्तान की कामयाब तरीन सिफारतकारी है उसकी वजह से भारत की इस वक्त आंखें खुल गई, वो शदीद हैरत में इस वक्त मुब्तला है। अब बात यह है कि ये सारी बातें सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं हो रही बल्कि खुद भारत के अंदर से भी, और भारत के साबिक इंटेलिजेंस के सरबराहान और जो टेक्निकल चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं वो इस वक्त भारत को मशवरा दे रहे हैं कि ये पाकिस्तान से इस किस्म का इस तरह का कोई भी एडवेंचर ना करे। पहले आपको सुनवाते हैं कि अमरजीत सिंह दौलत जो कि साबिक सरबराह हैं रॉ के, वो इस हवाले से क्या कहते हैं, और उसके साथ साथ अजय साहनी जो कि काउंटर टेररिस्ट स्पेशलिस्ट हैं। तो काउंटर टेररिज्म स्पेशलिस्ट वो किस तरह से इस वाक़े को देख रहे हैं, पहले जरा एक नज़र इसके ऊपर डालते हैं। जैसे आप जंग की बात करते हैं ना, वो तो न्यूक्लियर बात करते हैं। मैं नहीं कहता कि ये चीजें होने वाली है। We see no real evidence of dramatic impact as far as the cross-border the surgical strikes are concerned. मतलब है अगर आपके पास खबर नहीं थी ये हादसा हुआ, ये किस्सा हुआ, तो फिर इंटेलिजेंस फेलियर भी है। This is a policy failure. This is a propaganda failure. This is a political failure. Where your whole objective is to, whatever the ground situation, whatever it costs, whatever the lives lost, I have to prove that we've got zero terrorism, we've got normalcy. This is a partisan political objective. And that is why you are letting people, you are propagating this so that more and more tourist comes. And you are ignoring the security imperatives. सिक्योरिटी फेलियर ज्यादा है क्योंकि सिक्योरिटी वहाँ थी नहीं। इसमें कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं है। कुछ शहरों में कश्मीरी बच्चों की पिटाई हो रही है, तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। इससे कश्मीर पे असर पड़ेगा। It is, I think, widely contested that they actually hit the target, and we have seen no evidence that they actually hit the target. The next day they come and they knock down one of our planes. They capture our pilot. The plane falls into their territory. We claim, of course, that we also shot down one of their planes, but I've seen no evidence of that. So why would they be deterred by why has this great myths come across? ठीक है, इस तमाम मौजू को आज के प्रोग्राम में ज़रा डिस्कस करेंगे डॉक्टर सईद अहमद रिद, जिनका ताल्लुक़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तानी स्टडीज़ से है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फ़रत आसिफ जो कि सदर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़ की, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फ़रत आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सईद अहमद रिद, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, ये जो एडवेंचरिज्म किया है इस वक्त भारत ने, ये करने से पहले वो चाहता क्या था, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उसकी सोच क्या थी और हुआ क्या? अगर आसान अल्फाज में आप इसका अहाता करना चाहें तो किस तरह करेंगे इस पूरे एडवेंचर का? मेरे ख्याल में इसका अहाता करने के लिए हमें थोड़ा सा तारीख में जाने की जरूरत है। और ये जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है उसका मेरे ख्याल में सारा शाखसाना है। और ये अगर आप इसको देखें तो ये 1925 से ये यानी कहानी शुरू होती है, जब हेजवार ने जो है वो RSS बनाई। और वो टू नेशन थ्योरी उनकी जो है वो, हमारी भी एक टू नेशन थ्योरी है, उनकी भी एक टू नेशन थ्योरी है। और उस टू नेशन थ्योरी में बेसिकली वो ये दिखाते हैं कि जो है वो हमेशा जो मुस्लिम्स हैं वो अटैकर्स हैं और जो हिंदूज हैं वो डिफेंडर हैं। और वो उस तरह से यानी पूरा जो हमारा जो यहाँ पे आपको पता है कि मुगल सल्तनत का दौर और जो मुस्लिम हुक्मरान रहे उन सबको वो नेगेटिवली पोर्ट्रे करते हैं। और फिर आपको पता है बाबरी मस्जिद का इंसिडेंट और ये सारा कुछ, तो ये पूरी यानी इनका नैरेटिव है जिसमें बहुत हिस्टोरियन, एक कम्युनलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री का प्रोजेक्ट है जो कि 2001 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी उस वक्त से शुरू हुआ और वो चलता हुआ आ रहा है।
अब बेसिकली आप देखें तो मोदी साहब जब से आए हैं उसने बिल्कुल ही एक जो है वो हार्ड लाइन उन्होंने पहले से रखी हुई है और उसी का वो शाखसाना है। और ये आपने 2019 में जो आपका पुलवामा के बाद हुआ वो भी आपने देखा, तो ये उसी की कंटिन्यूटी मुझे लगता है कि है और इसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। और इसका इससे भी ताल्लुक है कि रिसेंटली जो वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, बिहार में आपने देखा है कि इलेक्शन थे, तो उसका भी उसके साथ भी कनेक्शन है कि मोदी जो है वो अपने आप को एक तरह से दोबारा उनको जरूरत पड़ गई है इस तरह के नैरेटिव की, तो उसमें लेकिन इस मरतबा लगता यह है कि उनका वो जो नैरेटिव जो हमेशा उनके काम आता रहा है वो उनके गले पड़ गया है। जिस तरह से आपने भी अपने इंट्रो में दिखाया कि अभी अंदर से आवाज़ें यह आ रही हैं कि मोदी साहब आपका जो नैरेटिव है उसमें बहुत बड़े झोल है और इस मरतबा आपके पास कोई यानी जो कहानी आप बना लेते हैं वो कहानी में वेट आ जाता है, तो इस मरतबा तो बिल्कुल ही उसमें कोई यानी नई चीज़ नजर आ रही। जिस तरह से इस मरतबा तो मैंने अजीब सा देखा कि पहले तो यानी कोशिश की जाती रही है कि पाकिस्तान का किसी न किसी तरह से लिंक कर दिया जाए, इस मरतबा सिर्फ लिंक बता दिया गया है, उसका कोई प्रूफ नहीं है। दुनिया सारी मांग रही है लेकिन मोदी गवर्नमेंट बिल्कुल 10 दिनों से परेशान है कि वो कौन सा उसको प्रूफ दें। अच्छा, एक डॉक्टर साहब एक ये भी कहा जा रहा है कि ये सितंबर में गालिबन आरएसएस का राष्ट्रीय सेवक सिंह जो है इसका कोई 7 साला तकरीबात है, 100 ईयर इसको हो जाएंगे, तो इसमें मोदी जो है वो अपनी एक अलग छवि लेकर जाना चाह रहे हैं कि आरएसएस जब शुरू हुआ था और आज वो कहाँ लेकर आ गए उसे, तो वो उसको कैश करने के चक्कर में, क्योंकि हर चीज़ की एक कीमत होती है ना, अगर किसी भी कैपिटल में या किसी स्टेट में इलेक्शन है तो वो इलेक्शन की इतनी बड़ी कीमत नहीं होगी जो आज भारत पे कर रहा है इस वक्त इस पूरे एडवेंचर से। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इंडिया तो बहुत बड़ी इसकी कास्ट पे कर रहा है। और ये आप देखें इंडिया का जो रहा है कि वो सेक्युलर स्टेट है, उस सेक्युलर स्टेट का पूरा जो भांडा है वो अब छोड़ दिया है इन्होंने। और जब से ये आए हैं तो अब मेरे ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया के लिए है और इंडिया के जो सेक्युलरिज्म का जो उनका एक वो रहा है उसके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है। और आप बिल्कुल सही कहा कि 7 साल तकरीब 1925 जिस तरह मैंने आपको बताया कि आरएसएस बनी थी, हेजवार ने बनाई थी, तो अब उसको पूरे हो रहे हैं। और ये अब 100 साल के बाद अब जो यानी मुझे लगता है कि ये बल्कि अब यहाँ से शायद डिक्लाइन की तरफ जाए। और जो सिचुएशन नज़र आ रही है, मोदी साहब लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। आपको याद है कि उससे पहले जो है वो नेहरू साहब जो है वो तकरीबन उनका टाइम वो पूरा करने वाले हैं, तो नेहरू से भी आगे यानी जो है वो हो जाएगा। तो इसके बाद मुझे लगता है कि हिंदुत्व के लिए बड़ा मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि स्पेशली ये जो इन्होंने आज इस पर तवा काम किया है उसमें तो बहुत डिफिकल्ट उनके लिए सिचुएशन बन गई है। ठीक है डॉक्टर फरत, मैं आपकी तरफ आऊंगा। डॉक्टर फरत, ये पहलगाम इंसिडेंट जैसे या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन खुद भारत के हवाले से, क्योंकि वहाँ पे उसने एक इन्वेस्टमेंट समिट जो है वो भी मुनक़िद की थी और फिर हमेशा कहा जा रहा था कि जनाब वहाँ पे टूरिज़्म जो है वो काफ़ी फ़रोग़ पाया जा रहा है और फिर ज़ीरो टेररिज्म है, ये सारा सब कुछ करके उसने अपना कितना बड़ा नुकसान किया है। क्योंकि कुछ ये जो अजय साहनी को जो इस वक्त हम सुन रहे थे जो कि काउंटर टेररिज्म स्पेशलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं ये पॉलिसी फेलियर है, ये इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही है, लेकिन ये पॉलिसी फेलियर भी इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट का। जी बिल्कुल इमरान, थैंक यू सो मच, आपने मुझे दावत दी है प्रोग्राम में बात करने की। सफारती तौर पर भारत को जो है ना एक बहुत बड़ा सेटबैक है ग्लोबल। अब वो ज़माना जो पहले वो किया करते थे, तो अब वो आदत सी उनको बन गई है कि वो इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करें और उसको रंग दें कि पाकिस्तान ने किया या किसी और ने किए, और अपना जो अपनी खामियां हैं उनके ऊपर वो कवर डालने की हमेशा से कोशिश करते रहे। आपने देखा पूरी दुनिया में किसी ने भी भारत का जो ये स्टांस है उसको किसी ने भी साथ नहीं दिया है। आप चाइना की तरफ से स्टेटमेंट दे लें, यूएस की तरफ से स्टेटमेंट देख लें, मिडल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज़ की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उनकी तरफ से यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स और हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं, सबकी यही है कि आप ये जो भी उनकी स्टेटमेंट्स हैं वो कोई साथ उनका नहीं दे रहे, जैसे कि वो बहुत शोर वहाँ मचा रहे हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ये है कि स्वार्थी तौर पर तो आपको सेटबैक मिल गया, लेकिन उसके अलावा ये है कि जो पॉलिसी फेलियर के हवाले से बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं वो ये है कि देखिए जब पहलगाम इंसिडेंट होता है और वो इतना मिलिट्राइज रीजन है, वहाँ इतनी ज़्यादा मिलिट्री है, वहाँ कैसे ये सब कुछ हो गया। उनके अपने लोग सवाल कर रहे हैं कि 200-250 किलोमीटर
किलोमीटर अंदर जाके बॉर्डर से भी दूर वहां पर जो है ना वो आपको टूरिस्ट उनको मार दिया जाता है, और आपके वहाँ आगे पीछे जो है ना वो ऐसा वो स्पॉट है जहाँ पर ये नामुमकिन है कि कोई भी ऐसे बॉर्डर से आपको चला जाए और जनाब वो कर ले। फिर इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम ये लेते हैं, वो तो ऑर्गेनाइजेशन पहले तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, और अगर करती भी थी तो वो इतनी कोई उसका नाम बिल्कुल नया एक फिर इसके अलावा ये कि जो स्ट्रेटेजिक जो रिस्पांस भारत का वो उनने बगैर सोचे बगैर ये तहैया किए कि किसने किया, उन्होंने डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम ले लिया। दूसरा एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट, इमरान टाइम भी बहुत कम है लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आप सब जो आपके सुनने वाले इनको बताऊं कि इंटरनेशनली जो भारत का जो एक और चेहरा सबके सामने आ रहा है वो ये कि वो दूसरी स्टेट्स में जाकर वहाँ टारगेटेड किलिंग्स भी कर दें। पाकिस्तान में तो उनका ये काम चल ही रहा था, इसके अलावा कनाडा में आप देख लें, फिर यूके और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी इनकी टारगेटेड किलिंग्स, और वो लोग जो इनके डिसेंट हैं वो इनका एक, और अमेरिका में आपको याद होगा मोदी को तो वीज़ा भी नहीं मिला था जब उसको ट्रैवल करना था वहाँ पर, तो उसको एक टेररिस्ट के तौर पर कंसिडर किया गया उस वक्त। तो आप इमेजिन करें कि ये वही स्टेट है और इसके वही रिप्रेजेंटेटिव हैं जो पाकिस्तान के लिए ऐसी बातें करते हैं। तो ये फैक्ट्स और जो है ना ट्रुथ की जंग इस वक्त चल रही है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान इसमें बहुत फर्म है। इन्होंने मैं स्पेशली सफारती जो लेवल पे जो काम और प्रोएक्टिव रोल फॉरेन ऑफिस ने भी, फॉरेन ऑफिस के कैडर ने भी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से भी, और एक यानी ये जो दावा था भारत का, ये जो दावा था कि उसने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है सिफारती लिहाज से, ये तो हमने इस वक्त जितनी सिफारती कामयाबी पाकिस्तान की इस वक्त देखने में आ रही है शायद इससे पहले कभी इस तरह सा नहीं हुआ हो। जी जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सफारती तौर पर तो हमेशा ये उनकी तरफ से शोर मचा रहता था कि हम जो है आइसोलेट हैं, पाकिस्तान को ऐसे हो गए। लेकिन उसकी एक और वजह भी थी इमरान, आपको याद होगा कि टेररिज्म जो पाकिस्तान के बॉर्डर रीजन्स में वो असल में जो हाईलाइट किया करते थे वो ये कि इकनॉमिकली कोई सपोर्ट पाकिस्तान को नहीं आ रही, लेकिन जब सी पैक चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हुई तो ये जो टेररिज्म की जो इंसिडेंट है ये ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए। और इमेजिन करें कि उसके सब सिरे जो है ना वो दिल्ली से ही जाते हैं, वो कहीं और से नहीं जाते। वो उनकी जो रॉ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हमेशा जो सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको फुल सपोर्ट दिए, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी, इन अफगानिस्तान। आपको याद होगा कि ऐसे भरपूर एविडेंसेस पाकिस्तान ने यूएन में भी सामने सबके सामने रखे हैं, और डोसियर आपको याद होगा कि हमने प्रेजेंट किया था यूनाइटेड नेशन में। डॉक्टर सईद अब जरा थोड़ा सा बात करेंगे पाकिस्तान ने जिस तरीके से पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री जो हमारी क़यादत है उसका जो स्ट्रॉन्ग एक कमिटमेंट कि कोई भी अगर इस तरह की हरकत की तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा, वो कितना टाइमिंगली था। और फिर दूसरा ये कि भारत में इस वक्त हम देख रहे हैं कि बड़ी डिवीज़न है वहाँ की फ़ौज में, क्योंकि ये मैं आपके सामने रखता हूँ कि लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा उनका आज ही ट्रांसफ़र हुआ है और ये अंडमान निकोबार में जिसे काला पानी कहा जाता है वहाँ पर इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया एक ऐसे मौके पर कि जब जंग जो है वो सर पर खड़ी है। तो लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा जो है उनको काला पानी भेज दिया गया, वहां उनका ट्रांसफर हुआ और इन पे इल्जाम था कि इन्होंने रॉ के कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लीक किए हैं। उसके साथ साथ डिप्टी एयर चीफ SP धारकर, बड़ा मशहूर नाम, इनकी भी 7 माह पहले ही इनकी पोस्टिंग हुई थी और अभी एक आध दिन पहले ही हम देख रहे थे कि बड़े राफेल जो तैयारे हैं वो भारत कह रहा था वो बस पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं, वो सरहद पे हैं। और उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने जब अपनी एक्सरसाइज शुरू की और उसके बाद वो तैयारे भागे तो डिप्टी एयर चीफ SP धारकर जो है उनको भी आज बरतरफ कर दिया गया। और तीसरा लेफ्टिनेंट जनरल MV सुरेंद्र कुमार, इनको नॉर्दर्न कमांड से बरतरफ कर दिया गया क्योंकि इन्होंने कहा था कि कुछ वक्त चाहिए हमारी फौज को इस ऑपरेशन को तक शुरू करने के लिए। बहरहाल ये सारी चीज़ें, इसके जवाब मैं चाहूँगा, हमारे साथ सईद अहमद साहब भी मौजूद हैं और डॉक्टर फरहत आसिफ भी मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू रखते हैं। वेलकम बैक जी। डॉक्टर सईद साहब, पाकिस्तानी पूरी कौम जो है वो इस वक्त फ़ौज के साथ खड़ी है, हुकूमत के साथ खड़ी है और इंडिया में इतनी बड़ी डिवीज़न देखी जा रही है, ना उनकी कौम अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है ना उनकी फ़ौज जो है वो अपनी हुकूमत के साथ खड़ी है। बड़ी वाज़ेह डिवीज़न है और एक ऐसे मौके पर इतने हाईएस्ट लेवल के ऊपर तब्दीलियाँ करना
क्या मोराल होगा इस वक्त इंडियन मिलिट्री का? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। तो मेरे ख्याल से आप इसको देखें कि इंडिया के अंदर से अब ये बहुत बड़ी डिमांड आ रही है कि जिस तरह से ये जो हुआ है, ये तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। और आपको याद है कि पुलवामा के बाद जो है वो या उससे पहले भी इस तरह की चीजें जो हुई थी, और बेसिकली कांग्रेस के दौर में जब हुआ था तो कांग्रेस के जो उस वक्त के होम मिनिस्टर थे उनको रिजाइन करना पड़ा था और रिजाइन किया था। तो यहाँ पे दोबारा से ये डिमांड आ रही है कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है और अमित शाह को रिजाइन करना चाहिए। उनका ये जो जिस आपने पहले बात की कि ये पॉलिसी फेल्यूर है मोदी गवर्नमेंट का, और पॉलिसी बनाने वालों में अजीत डोवल और जो है वो अमित शाह का बहुत बड़ा रोल है। तो वहाँ पे यही बात आ रही है कि ये जो पॉलिसी फेल्यूर है, सिक्योरिटी लैप्स है, उसकी वजह से ना सिर्फ जो आपने बताया कि उनको रिजाइन करना पड़ रहा है, लेकिन ये भी डिमांड बहुत ज्यादा है कि जो अमित शाह और अजीत डोवल इन दोनों को भी फारिग करना चाहिए कि क्योंकि उनकी जो कश्मीर पॉलिसी है उसका बहुत बड़ा ये फेल्यूर है। मेरे ख्याल में इसमें आपने किसी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साउथ एशिया जो है आपको पता है कि न्यूक्लियर पाकिस्तान और इंडिया दोनों न्यूक्लियर स्टेट हैं। तो इसमें जो है वो लाजिम बात है, वार जो है वो बहुत ही डेंजरस चीज़ है, ना सिर्फ हमारे साउथ एशिया के लिए बल्कि पूरे दुनिया के लिए बहुत डेंजरस है। तो लिमिटेड वार का आपको याद है कि कारगिल में हुआ और उसके बाद 2019 में हमने देखा। तो इस तरह का कोई चीज़ इंडिया दोबारा से सोच रहा था, और यहाँ से जो जवाब उसको आया है उसके बाद मेरे ख्याल में, क्योंकि यही बात जो है दोबारा से मोदी साहब समझ रहे थे कि कोई उस तरह का कोई वो ड्रामा करके और इंडियन पब्लिक को वो दिखा सकेंगे कि हमने देखें ये कर लिया और वो कर लिया। तो इस मरतबा वो चीज़ जो है वो इंडिया पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह किया है कि अगर इस तरह की कोई कोशिश की गई तो फिर जवाब जो हमारा होगा वो जो है वो उससे ज्यादा होगा। यानी जवाब हम उतना नहीं देंगे जितना आपका अटैक होगा, जवाब उससे ज्यादा होगा। क्योंकि आपने एक तो झूठा इल्जाम लगाया, उस इल्जाम का कोई आप प्रूफ नहीं कर रहे। हम आपके लिए आपके साथ कह रहे हैं कि आप जो है वो हमें कोई प्रूफ दें, आप जो है मीडिएशन की तरफ जाएं, आप जो है वो कोई अगर हमारी आपको नहीं सर, पाकिस्तान ने तो ऑफर किया ना कि यूनाइटेड नेशन का एक बाकायदा तहकीकाती कमीशन इसके ऊपर बना ले। हम तैयार हैं, 2-3 मुमालिक अपनी इंक्वायरी कर लें, पाकिस्तान तैयार है। भारत इसको लेगा सीरियस? भारत इस पर राजी होगा? मेरे ख्याल में अभी जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि अमेरिका ने भी इंडिया पे ये प्रेशर डाला है कि पाकिस्तान के साथ कम्युनिकेट करें। और कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ये है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की कोई मीटिंग अभी हो रही है या होने वाली है। ये सीक्रेट होगी, अभी तो जब तक कोई चीज़ यानी हो नहीं जाती तब तक तो नहीं पता चलेगा। लेकिन बातें ये चल रही हैं कि इस तरह का बैकडोर यानी कॉन्टैक्ट स्टार्ट हो गए हैं, और कोई थर्ड पार्टी में जाके, जिस तरह से आपको याद होगा माजी में भी ये हो चुका है, तो इस मरतबा दोबारा से कोई बैक चैनल से, बैकडोर कॉन्टैक्ट से उसको स्टार्ट किया जाएगा। मुझे ये भी लगता है कि जिस तरह इंडस वाटर ट्रीटी को जिन्होंने किया था, तो उनका शायद एम ये भी है कि उस पर निगोशिएशन पे वो जो है वो पाकिस्तान को लाना चाह रहे हैं इसके थ्रू। तो ये भी एक साइड से जो है वो एक बात ये भी चल रही है कि इंडस वाटर ट्रीटी पे दोबारा से वो निगोशिएशन चाह रहे हैं, और उसमें उनको पानी की बहुत ज़रूरत है। तो ये भी एक जो है वो मेरे ख्याल में रीज़न हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इसको डीएस्केलेट करने की ज़रूरत है। हाँ। और वो जो पब्लिक प्रेशर है, जो बात आप कर रहे थे ना, वो जो उनका प्रोग्राम है, जिस तरह से उनका जो वो अपने जाल में अब मोदी साहब फंस गए हैं। वो शायद इंडस वाटर ट्रीटी वाले उस निगोशिएशन में जाना चाह रहे हों, लेकिन उनके ऊपर पब्लिक प्रेशर और जिस तरह से उनका जो बल्कि मीडिया, जो इंडियन मीडिया आपको पता है जिसको गोदी मीडिया भी कहा जाता है, यानी जो मोदी की गोदी में बैठा हुआ मीडिया है, तो वो मीडिया जिस तरह से उसको चलाता है और जिस तरह से वो एक तरह से वो दो धारी तलवार होता है। तो अब वो तलवार मोदी पे अपने चलने लगी है, और मुझे लगता है कि ये मोदी प्रेशर में आ गए हैं बहुत ज़्यादा। वरना वो शायद ये सिचुएशन जो डेवलप हो रही है उसमें उनके लिए भी यही है, बेहतर है इंडिया के लिए कि उसको डीएस्केलेट करे और निगोशिएशन की तरफ जाए। और कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन अगर कबूल नहीं भी करते तो बायोलेटरली किसी यानी न्यूट्रल मकाम पे मिला जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सईद अहमद रिज साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब इसी के लेकर चलते हैं, और डॉक्टर फरत आसिफ भी मौजूद है। डॉक्टर साहब, 2-3 चीज़ें। पहले तो ये कि जो इस वक्त बड़े पैमाने पर हाईएस्ट लेवल पे इंडिया में जो तब्दीलियाँ की जा रही हैं, बरतरफ हो रहे हैं लोग, और फौज के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, इसका क्या इम्पैक्ट वहाँ पर जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन के अंदर भी पाकिस्तान ने कहा कि जनाब एक तहकीकाती कमीशन
कंडीशन बना ले, पाकिस्तान इज रेडी, आप हमारे सामने सबूत ला के रखें, या फिर 2-3 मुल्क जो है वो अपनी एक इंक्वायरी कर लें, तो इंडिया इससे क्यों क्या आएगा इसके अंदर, या उसको खदशा है कि जो मजीद रहासा है वो कच्चा चिट्टा वो भी खुल जाएगा इस लेवल पे आकर? जी इमरान, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक जो तकर्रियाँ और चेंजेस हो रही हैं इंडियन मिलिट्री में भी और दूसरी ब्यूरोक्रेसी में भी, यकीनन वहाँ पे जो वॉइसेस ऑफ डिसेंट है, जो डिसएग्रीमेंट है स्टेट के साथ, स्पेशली इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को लेकर, इमरान, मैं आपको आपके तवज्जुह से आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि इंडिया की जो इस वक्त फाशिस्ट टेंडेंसीज हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है ना। स्पेशली अगर हम उनको गौर से देखें तो जो वॉइसेस ऑफ डिसेंट है उनके ऊपर उन्होंने जिस तरह से कदगनें लगाई हैं, और जहाँ तक बीजेपी और हिंदुत्व का चेहरा और जो ग्रेटर इंडिया का उनका ड्रीम है वो जिस तरह से एक ख्वाब जो है ना वो चिकनाचूर होता नजर आ रहा है, तो उनके लिए और फ्रस्ट्रेशंस वो बढ़ रही हैं। तो जाहिर है कि इंडिया की जो सिविल सोसाइटी है, जो लोग हैं वहाँ पर, जो क्रिटिक्स हैं उनके, तो वो हमेशा ये उन्होंने कोशिश की है कि अपनी गवर्नमेंट को और अपने स्टेट को क्रिटिसाइज करें। हम बहुत समटाइम्स हम ये भी देखते हैं कि वॉइसेस ऑफ डिसेंट वहाँ पर ना सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में है बल्कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी उतनी ही स्ट्रांग है, और ये आपको वॉइसेस, और मेरा तो ख्याल है कि और बढ़ती चली जाएंगी। एक और जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है फाशिस्ट स्टेट होने का वो ये भी है कि जो इम्पोर्टेंट है कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, नॉट ओनली इन कश्मीर बट जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं और माइनॉरिटीज़ के साथ जो सलूक हो रहा है, स्पेशली अगर हम 2019 का जो सिटीजन एक्ट है उसको देखें, और जो हम जो वॉइसेस ऑफ डिसेंट या मीडिया के ऊपर जो ह्यूमन राइट जो नो गिविंग द इंफॉर्मेशन, उसके ऊपर राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड राइट शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन वो है। आपने देखा होगा कि अभी इन्होंने हमारा जो बिल्कुल मीडिया ब्लैकआउट कर दिया है पाकिस्तान का, ना तो टीवी चैनल्स वहाँ नजर आ रहे और ना ही कोई यूट्यूबर्स या जो इंटरनेट है पाकिस्तान से वो नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो वॉइसेस हैं जो बताना चाहती हैं अपनी चीज़ें शेयर भी करना चाहते हैं ऐसे इंटरनेशनल मीडिया को, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तानी है बल्कि बाहर से भी हैं, उनको भी उन्होंने बैन कर दिया है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो वॉइसेस ऑफ डिसेंट हैं और जो क्रिटिकल लेवल ऑफ डिसेंट है वहाँ पर वो बढ़ता चला जाएगा, और आई थिंक ये जो चैलेंजेस हैं ये इंक्रीज करेंगे विद ईच पासिंग डे। और आपने देखा होगा ये फ्रस्ट्रेशन जो है ये एक साइकिल मुझे लगता है, जैसे हम पहलगाम ये वाला इंसिडेंट होता है या पुलवामा होता है, उससे पहले भी अगर आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस को देखें तो ये इस तरह का एक तसलसल सा एक साइक्लिकल साइकोलॉजिकल आपके दोनों जो पॉइंट्स हैं इनको मैं इस डिस्कशन में आगे बढ़ाऊंगा, और एक छोटे से ब्रेक के बाद अली मीर साहब भी ज्वाइन करेंगे जो कि साबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर रही हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। फरहत अली मीर, साबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर, और डॉक्टर फरहत आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, आपकी तरफ आऊँगा। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम, ये इंसिडेंट कितना भारी पड़ रहा है भारत को आलमी सतह पर, कितनी जग हसाई कह लें, या फिर ये जो इस वक्त हजीमत का सामना करना पड़ रहा है इंटरनली, और दोनों हवाले से मैं जानना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। बुनियादी तौर पे ये पुलवामा हो, उड़ी हो, बदकिस्मती से हिंदुस्तान ने हमेशा इस किस्म की फास्ट फ्लैग ऑपरेशंस जो है वो शुरू किए हैं और बाद में वो एक्सपोज भी हुए हैं। लेकिन इन सारे फास्ट फ्लैग ऑपरेशंस का मकसद जो बुनियादी है वो कश्मीरी के ऊपर वो सर्च ऑपरेशन के नाम पर, और दूसरी जो उनके मकासद है उनको हासिल करने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं। और इसमें बड़ा मकसद जो है उसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान को दुनिया भर में एक टेररिज्म के हवाले से उसको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन बदकिस्मती से उनकी बदकिस्मती के इंडिया की कि वो कभी भी इन सारी चीज़ों के ना तो सबूत प्रोवाइड कर सके हैं, ना अभी भी देखें उनके खुद जो है वो जनरल आर्मी के जो है वो खुद कह चुके हैं, और उनकी बहुत सी एविडेंसेस आ चुकी हैं कि यह सारा जो है वो एक ड्रामा था, जिसकी आड़ में उन्होंने, आप देखें हिंदुस्तान ने श्रीनगर और उसके मज़ाफ़ात में और कश्मीर सारे में वादी में तो कश्मीरियों के लिए जो है वो एक अजाब और जहन्नम की कैफियत पैदा कर दी है। और सर्च ऑपरेशन के नाम पर अब जो है वो लोगों की हाउसेस जो है वो मकानात जो है डेमोलिशंस हो रही हैं, और उनकी जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो डैमेज की जा रही हैं,
और उनको जो है ना प्रूनिंग की जा रही है, और सारे अमल के नतीजे में असल मकसद जो है वो जो हमारा जो इसराइल का एक प्लान जो वो उसको फॉलो कर रहे हैं कि वो यहाँ पे एग्जैक्टली सर, मैं उसी तरफ आ रहा था। जो भारतीय मीडिया जिन्होंने फौरी तौर पर कहना शुरू किया कि ये हमारा 7 अक्टूबर है और इसका जवाब देना चाहिए, तो ये 7 अक्टूबर ये मिला रहे थे पैलेस्टाइन के ऊपर, जिस तरीके से वहां पे जेनोसाइड हुआ, इजरायली फोर्सेस कर रही हैं, तो कश्मीर के हवाले से भी यही प्रोग्राम था। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली उनका प्रोग्राम जो है वो देखें, उन्होंने आज से कोई 2019 के बाद जो चीज लॉन्च की है वो वहां पर आबादी का तनासब, डेमोग्राफिक चेंज ला रहे हैं, और लोगों को एग्रीकल्चर जो ये खुशकिस्मती से रियासत जम्मू कश्मीर का वो इलाका जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर है, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो थी वो इकनॉमिक माशी तौर पे लोग जो है खुशहाल थे, लोग एग्रीकल्चर बेस्ड उनकी इकॉनमी थी, और उसको डैमेज करने के लिए एक तो उनकी फोर्सिबल एक्विजिशन लैंड ले रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड, और एग्रीकल्चर लैंड लेके वो इंडियन जो फार्मर फौजी हैं उनको दी जा रही है और उसको कन्वर्ट किया जा रहा है। बुनियादी तौर पे अभी कोई एक हफ्ता पहले एक फैमिली मकबूजा कश्मीर से आई थी शादी में, उन्होंने कहा जी हमें तो वो बेगर्स बना रहे हैं। सबसे बड़ा जो उनका जो आंसलाट है वो मकबूजा कश्मीर के लोगों की जो स्ट्रेंथ थी, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ थी, जो एग्रीकल्चर बेस थी उनकी, उसको वो तबाह करके वो इकोनॉमिकली वो उसको इतना वर्नरेबल बना रहे हैं ताकि वो जो है वो उनकी जो स्ट्रेंथ थी जिसके ऊपर वो अपना स्टांस के ऊपर खड़े थे, हाँ। और उसको वो कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो बुरी तरह इंडिया जो है इसमें एक्सपोज हो चुका है, और अब अच्छी बात है कि पाकिस्तान भी डिमांड कर रहा है इंटरनेशनल एक गैर जानबदार और साफ शफाफ न्यूट्रल एक्सपर्ट्स जो है वो उसकी इंक्वायरी करें, तो उसके लिए इंडिया को सामने आना चाहिए, और बिल्कुल पाकिस्तान इज ओपन, और खुद अक़वाम मुत्तहिदा की शांति कौंसिल ने भी ये इसी बात दिया है, जोर दिया है। और एक बात इस जो बुनियादी जो हमें फायदे वाली बात निकल रही है वो ये है कि एक दफा सलामती कौंसिल ने फिर जम्मू कश्मीर को एक मुतनाज़ा इलाका और इसको इरिटेंट जो है वो दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो असल की जड़ जो है वो करार दिया है। इसमें अब हमें उस तरफ जाना चाहिए, फिर इंसानी की पामाली जो हो रही है उनको हाईलाइट करना चाहिए, और बेसिकली वो सारा कश्मीरियों की जुल्म सितम और उनको कत्ले आम और नस्ल कशी के ऊपर जो है उनका सारा फोकस। ठीक है डॉक्टर फरहत आसिफ, इसके ऊपर जरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा, कितनी बड़ी पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी, क्योंकि भारत जो है वो एक तो ये चाह रहा था कि पूरी दुनिया जो है यूएन समेत पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहराए, और फिर जो इससे पहले एक नैरेटिव वो बिल्ड करता आया यहाँ पर उसी तरीके से रिएक्ट करे, लेकिन वहाँ से इस तरह के स्टेटमेंट नहीं आया। फिर दूसरा ये कि जनाब वो चाहता था कि सिर्फ पहलगाम का तस्करा हो, पाकिस्तान वहाँ पर उस स्टेटमेंट के अंदर जम्मू कश्मीर को भी लेकर आ गया। तो ये कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की सिफारती लिहाज से? थैंक यू इमरान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली सफारती ताल्लुकात और सफारती सतह पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्रोजेक्शन के ऊपर। आपने देखा होगा जब ये इंसिडेंट हुआ तो जो JD वैंस हैं अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो उस वक्त वहाँ दिल्ली में मौजूद थे, ठीक है। और बहुत सारे लोग ये सवाल भी करें कि ये हमेशा तभी क्यों होता है जबकि एक हाई डिग्नेटरी या कोई हाई डिग्नेटरी इस तरह का रीजन में ट्रैवल कर रहा होता है या दिल्ली में मौजूद होता है या पाकिस्तान में होता है। आपको याद होगा उससे पहले क्लिंटन साहब जब इसी तरह इंडिया आ रहे थे तो उसी तरह का एक इंसिडेंट तब भी हुआ था, और बहुत सारे जो हैं किताबें लिखने वाले और रिसर्च करने वाले उन्होंने बताया था कि कैसे क्लिंटन जो है ना उसने ये जो उस वक्त उसकी इंडिया की कोशिश थी कि क्लिंटन पाकिस्तान ना आए, तो उन्होंने जो है ना उस वक्त जो उनकी मैडलिन और ब्राइट ने किताब भी लिखी थी जिसके अंदर उन्होंने क्लिंटन की जो स्टेटमेंट है स्पेशली उन्होंने मेंशन किया था कि कैसे इंडिया की कोशिश की थी कि क्लिंटन को वहाँ पाकिस्तान ना आने दिया जाए। और आपको याद होगा जनरल परवेज़ मुशर्रफ उस वक्त थे और क्लिंटन पाकिस्तान उस वक्त आए थे। तो इस तरह की ये जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जो कि इनकी प्लानिंग तो बहुत ज़बरदस्त की जाती है, यानी टेबल पे तो वो बड़ी ज़बरदस्त लगती है कि हम ऐसे हो जाएगा, ऐसे प्रोजेक्ट कर लेंगे, ये रिजल्ट हासिल कर लेंगे, लेकिन जब वो एक्चुअल और प्रैक्टिकली जब होने लगता है तो तब आपको रियलाइजेशन होती है कि ओह ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। और आप इस वक्त जो कंडीशन है वहाँ पे दिल्ली में और बहुत सारी और जगहों पर और इंस्टीट्यूशंस पे स्पेशली मेंशन करूँगी जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो इस्टेब्लिशमेंट है
तो उस वहां तो ये ओहो वाली बात हो रही है कि ठीक, हमने तो कुछ और सोचा था और ये कुछ और हो गया है। ये कुछ और और हो गया। स्पेशली ये मीर जो साहब लास्ट मेंशन में आपसे, मीर साहब लास्ट में आपसे जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान इस चीज को कैपिटलाइज कैसे कर सकता है हाईएस्ट फोरम के अंदर अपने सिफारती ताल्लुकात के हवाले से, क्योंकि और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस इस वक्त एक में आई पाकिस्तान की सिफारतकारी के हवाले से भी। और फिर कमेंट कीजिएगा पाकिस्तान ने जो रेस्पॉन्स किया, पाकिस्तानी मिलिट्री क़यादत ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जिस तरह से रेस्पॉन्ड किया, उसके ऊपर भी मैं आपके ख्याल जानना चाहूँगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ बड़ा एप्ट रिस्पांस दिया है और उन्होंने और इसी की वजह से आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे कि इंडिया जो एक्सपेक्ट करता था इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि वो जो पाकिस्तान जो है इस सारे मामले में जो है वो उसको एक्यूज किया जाएगा, वो ऐसा नहीं हुआ। आप देखें पालकी शर्मा उनकी एक है साफी, उन्होंने भी ये कहा जी कि ये गजा वाला सिलसिला जो है ना यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो इस तरह के अटैक हो रहे हैं, हालांकि वो अटैक सारा ड्रामा था। लेकिन मैं इस सारे अमल में जो सबसे जो मिजरेबल या तशवीशनाक बात है वो ये है कि इंडस बेसिन इंडस वाटर ट्रीटीज जो है ना वो तो उनका एक धमकी है, वो कभी वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उसकी इंटरनेशनल गारंटर्स मौजूद हैं, वर्ल्ड बैंक है, वो तो नहीं होगा। लेकिन इस सारे अमल में जो सबसे तशवीशनाक बात है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो है वो इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली इसी आड़ में की जा रही है। और हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की रियासत को चाहिए कि वो इसको मौका जानते हुए और इसको जो इंसानी मसला है मकबूजा कश्मीर के अंदर जो इस वक्त वहाँ पे जेनोसाइडल पोजीशन जो है वो सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है और उसको हाईलाइट करे अपने सफारती ताल्लुकात। यकीनन आजमाइश की घड़ी में हर पाकिस्तानी और हर पाकिस्तानी आजमाइश की इस घड़ी में तमाम तर पाकिस्तानी जो है वो अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़रहत आसिफ आपका भी और फ़रहत अली मीर साहब आपका भी। और यकीनन इस वक्त कोशिश इसी चीज़ की होनी चाहिए कि सूरत हाल बेहतर हो, डीएस्केलेट हो और कश्मीर में ये जो वहाँ की आवाम के ऊपर इस वक्त मुसीबत और परेशानी है उस पर उनको हकीकी तौर पर रिलीफ मिल सके। लेकिन इसकी ज़्यादातर जिम्मेदारी, बल्कि मैं तो कहूँगा तमाम तर जिम्मेदारी जो है इस सूरत हाल को बेहतर करने में वो भारत के ऊपर ही आयद होती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।